हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई मांगा। आई होप आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध ब्लैकस्मिथ रहता था। उसके पास एक स्टोर था जहाँ वो अपने हाथों से बनाए लोहे के सामान और हथियार बेचता था। एक दिन उसे कैरो किंगडम को अपने हथियार बेचने का अवसर मिला। कभी ना समाप्त होने वाली लड़ाइयों के बीच ये उसके लिए अपने स्टेटस को बढ़ाने का सुनहरा मौका था। युद्ध समाप्त होने के बाद उस ब्लैकस्मिथ को बैरन की पदवी मिली और वही इस जमीन का मालिक बन गया। वो थे रोमन के पिता। रोमन एक बूढ़े व्यक्ति से ये पूरी कहानी सुन रहा था। पास खड़ा उसका नौकर सोच रहा था कि मास्टर रोमन ये वही कहानी क्यों सुन रहे हैं जो सब लोग जानते हैं। सीन चेंज। कुछ घंटे पहले रोमन ने नौकर से कहा कि उसके कहने का मतलब यह है कि वो डिमित्री परिवार का बड़ा बेटा है और वे सैलामेंडर कॉन्टिनेंट के कैरो किंगडम में हैं, जहां मुरिम जैसी कोई जगह नहीं है। नौकर ने हाँ कहा और मन ही मन सोचा कि रोमन पहले से ही बहुत तेज नहीं थे, लेकिन आज तो उनकी हालत और भी खराब लग रही थी। उसे लगा कि शायद उन्होंने कोई नशा किया है, वैसा नशा जो हाल के दिनों में नोबल्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। और सच कहा जाए तो ये संभव भी था, क्योंकि मास्टर रोमन अपने भाई के उलट पिछले 25 वर्षों से अपने कमरे में ही पड़े रहते थे। इसी कारण उन्हें डिमिट्री का नालायक बेटा कहा जाता था। नौकर ने रोमन को बताया कि उसी दिन उनकी फियोंसे लॉरेंस परिवार की लेडी भी आने वाली थीं, जिन्हें एलिगेंस और मैनर्स बहुत पसंद हैं, इसलिए सबको पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन रोमन ने उसे रोककर कहा कि उससे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। उससे कहा कि वो इस एरिया का सबसे बूढ़ा व्यक्ति ढूंढ कर लाए, क्योंकि उस लेडी से मिलना उतना आवश्यक नहीं था जितना यह जानना कि वो आखिर किस दुनिया में जीने वाला है। नौकर यह सुनकर बहुत उलझ गया था। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी यहीं बिताई हो वो ऐसी बात क्यों कहेगा? लेकिन ड्यूटी ड्यूटी होती है, इसलिए उसने रोमन से कहा कि वह समझ गया। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। जब बूढ़े व्यक्ति ने सारी कहानी सुना दी, रोमन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसने बहुत बड़ी मदद की है। उसने उसे पुरस्कार देने की भी बात कही। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये तो उसकी किस्मत है कि उसे रोमन से बात करने का अवसर मिला। रोमन फिर गहरी सोच में पड़ गया। वो मन में कह रहा था कि उसका असली नाम बैक जुंग ह्युक है, मुरिम का निवासी जिसने खून से भरी जिंदगी जी थी। सब हासिल करने के बाद उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली थी, लेकिन किसी कारण वो रोमन की शरीर में आ गए थे। वो सोच रहा था कि क्या यह हेवेंस की इच्छा थी या ईश्वर की ओर से दी गई सजा। तभी पास आती आवाज से उसका ध्यान टूटा। किसी ने चिल्लाकर कहा, कमीने कहीं के। भीड़ के बीच एक लड़का पिट रहा था और एक आदमी उसे लगातार मार रहा था। रोमन का नौकर भीड़ के बीच से आगे आया और उस हमलावर के हाथ पर बने टैटू को देखकर पहचान गया कि ये फैंग्स का निशान है, जिसका मतलब था कि ये लोग ब्लड फैंग ग्रुप से हैं। रोमन ने नौकर से पूछा था कि क्या हो रहा है। नौकर ने बताया था कि ब्लड फैंग सूदखोरों का समूह है जो उनकी टेरिटरी के अलावा आसपास की जगहों में भी काम करते हैं। उसने बताया कि इस लड़के ने इनसे बड़ा कर्ज लिया होगा। फिर उसने रोमन से कहा कि ऐसी स्थिति में वे एक्ट ना करें, ऐसा दिखाएं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन रोमन तब तक वहां से आगे बढ़ चुका था। रोमन ने उस ग्रुप को रोकते हुए कहा कि वे रुक जाएं। उनका लीडर हंसते हुए बोला कि क्या रोमन उन्हें इसलिए रोक रहा है क्योंकि वो एक नोबल है, और कहा कि वे नहीं रुकेंगे। नौकर ने रोमन को चेतावनी दी थी कि ब्लड फैंग अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन रोमन ने उसे बीच में ही रोक दिया। रोमन ने नौकर से कहा कि अगर उसे इस जगह के नियम पता है तो बताए कि नियम किसने तोड़े और उनकी सजा क्या है। नौकर ने बताया कि लड़के ने कर्ज लिया और चुका नहीं पाया, इसलिए गलती उसकी है, लेकिन ब्लड फैंग वालों को यह अधिकार नहीं है कि वो खुद फैसला करें। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने डिमिट्री परिवार के सबसे बड़े बेटे का सम्मान नहीं किया। ये अकेला अपराध भी उनकी जिंदगी के बराबर था। फिर रोमन ने ग्रुप से कहा कि उन्होंने इस जगह के नियम तोड़े हैं। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और घोषणा की कि रोमन डिमिट्री लॉर्ड रोमेरो डिमिट्री का पुत्र उन्हें पनिशमेंट देता है। लीडर ने रोमन को चेतावनी दी कि वो ब्लड फैंग वालों से सही से बात करे, नहीं तो वो मुसीबत बुला रहा है। लेकिन रोमन ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा कि उन्होंने खुद साबित कर दिया कि वो नालायक हैं, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस जगह के लॉर्ड से कैसे बात की जाती है। फिर रोमन ने हमला कर दिया। ब्लड फैंग के लोग भी चौंक गए और वे भी रोमन पर हमला करने को तैयार हो गए। लीडर ने पहले हमला किया, लेकिन रोमन ने उसका अटैक डॉज किया और लकड़ी उसके गले में घुसा दी। लीडर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सदस्य चिल्लाते हुए रोमन पर टूट पड़े। रोमन ने एक एक कर सभी के हमले डॉज किया और उन्हें मार दिया। रोमन का नौकर सोच रहा था कि क्या ये वही पुराना रोमन है या कोई और व्यक्ति। रोमन लड़ते हुए भी विचार कर रहा था कि जब उसने उस दुनिया में आंखें खोली, जमीन पर एक पेपर पढ़ा था जो कि रोमन की विल थी और कुछ ड्रग्स पड़ी थीं। कैरो किंगडम में निरंतर युद्ध चलते थे, इसलिए हर परिवार से एक व्यक्ति को किंगडम को सर्व करना होता था, और इस परिवार से रोमन को चुना गया था। और इसी डर के कारण उसने अपनी जान दे दी थी। जो जीवन उसने जिया था वो दुखों से भरा था, लेकिन अब उस शरीर में हेवनली डेमन कल्ट का लीडर बैक झुंगयुग था, और जब तक वो इस शरीर में है वो वैसे ही जिएगा। सीन चेंज होता है। रोमन कैचअप से लथपथ खड़ा था और उसके आसपास ब्लड फैंग सदस्यों की लाशें पड़ी थीं। एक सदस्य बच गया था। वो रोमन को मॉन्स्टर कहकर भागने लगा।
रोमन ने उसके बाल पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि उन्हें सीखना चाहिए कि एक ग्रुप को कैसे व्यवहार करना चाहिए और नियमों का पालन कितना ज़रूरी है। उसने कहा कि वो उसकी जान नहीं लेगा, लेकिन उसे अपनी जीप चलाने की कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। पीछे से केवल कराहने की आवाज़ें आईं और फिर केचप बहता दिखाई दिया। फिर रोमन ने गर्व से खड़े होकर घोषणा की कि उसका नाम रोमन डेमिट्री है और यदि किसी को उसकी दी हुई सज़ा पसंद नहीं आई हो तो वे उसे ढूंढने आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। पिछले चैप्टर में बताया गया था कि रोमन ने कैसे ब्लड फैंग के लोगों को खत्म किया था। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया गया रोमन की पिछली लाइफ के बारे में, जब वह बेग जंगयोक था और किस तरह उसने अपनी असाधारण शक्ति से पूरे मुरिम पर शासन करता था। कहा गया कि जिसमें उसके सामने खड़े होने की कोशिश की, चाहे वे 100 हों या 1000, सभी को वह मार देता था और उनके खून से नदियां बन जाती थीं। दुनिया मान गई थी कि हेवनली डीमन कल्ट ही सबसे शक्तिशाली क्लैन है। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। रोमन अपने हाथ को देखता है और कहता है कि कुछ कमीनों को मारने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने नौकर को कहा कि वह गार्ड्स को बुलाए, जो भी हुआ है उन्हें बताए और कुछ लोगों को बुलाकर इस जगह को साफ करवाए। नौकर ने जवाब दिया कि वह सब समझ गया है। रोमन ने अपने हाथों की ओर देखते हुए सोचा कि यह शरीर किसी काम का नहीं है, इसमें की भी नहीं है और जो थोड़ा है उसका फ्लो भी ठीक नहीं। उसने सोचा कि इस शरीर का बेस जल्दी मजबूत करना होगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी, वही लड़का जिसकी वजह से पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। लड़के ने कहा कि उसे बचाने के लिए वे रोमन का आभारी है। रोमन ने सोचा कि क्या यही वो लड़का है जिसे पीटा जा रहा था। फिर उसने कहा कि लड़का गलत ना समझे, जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए नहीं किया गया। मैंने ब्लड फैंग के लोगों को कानून तोड़ने की सजा दी है। उसने चेतावनी दी कि लड़का भी इससे बाहर नहीं है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे बिना कुछ छुपाए सब सच सच बताना होगा। लड़के ने कहा कि वह समझ गया है। उसने बताया कि उसके माता पिता ने जमीन खरीदकर खेती करने के लिए ब्लड फैंग से कर्ज लिया था। वह लोग अपनी फसल बेचकर आराम से कर्ज चुका सकते थे, लेकिन ब्लड फैंग के लोगों ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी ताकि वह कर्ज ना चुका सकें। बाद में उसे पता चला कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी नज़र उसकी छोटी बहन पर थी। वह चिल्लाकर बोला कि यह सब गलत था, उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसने फिर कहा कि रोमन उसकी बहन को बचा ले। रोमन ने उसकी आंखों में देखा और सोचा कि उसकी आंखें किसी और जैसी लग रही हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 4 हेवनली किंग्स में से एक मैट डीमन की आंखें देख रहा हो। वह सोच रहा था कि मैट डीमन से भी उसकी मुलाकात बिल्कुल ऐसे ही हालात में हुई थी। रोमन ने लड़के से उसका नाम पूछा और लड़के ने बताया कि उसका नाम केविन है। रोमन जाते जाते कहा कि वह देखेगा कि केविन सच बोल रहा है या झूठ, और आज जो कुछ भी हुआ है वह सब ध्यान में रखा जाएगा। केविन ने रोमन का शुक्रिया किया। रोमन ने मन ही मन सोचा कि यह बस एक एहसास है, लेकिन उसे लगता है जैसे वह केविन को लंबे समय से जानता हो। सीन चेंज होता है और एक आवाज़ आती है कि लेडी फ्लोरा, हम जल्द ही डिमिट्री की टेरिटरी में पहुंचने वाले हैं। फ्लोरा ने कहा ठीक है, और अब वह जल्द ही रोमन से मिल पाएगी। इसके बाद कहानी 1 महीने पहले जाती है, जहां फ्लोरा कहती है कि उसकी शादी डिमिट्री परिवार में तय की जा रही है। उसके पिता कहते हैं कि फ्लोरा को समझना चाहिए कि उनकी टेरिटरी की स्थिति अच्छी नहीं है और इस हालत से बचने का यही एक तरीका है। फ्लोरा सोच रही थी कि उसकी शादी ऐसे ही तय हो जाएगी, और वह भी डिमिट्री परिवार में। उसे लगा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे परिवार में बितानी पड़ेगी जो माइनर्स से भरा हुआ है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पिता ने उसे बीच में रोककर माफी मांगी और कहा कि उसके निकम्मे पिता के पास यही एक रास्ता था। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। फ्लोरा को बताया गया कि वह डिमिट्री की टेरिटरी पहुंच गए हैं। गाड़ी से उतरते हुए फ्लोरा सोच रही थी कि पहले उसकी शादी डिमिट्री के दूसरे बेटे से होने वाली थी, जिसका भविष्य उज्जवल था। लेकिन डिमिट्री के पहले बेटे की वजह से सब बदल गया और अब उसी से उसकी शादी तय कर दी गई है। रोमन डिमिट्री, डिमिट्री परिवार का नालायक बेटा जो सिर्फ ऐश और आराम के लिए जीता है। हॉल में चलते हुए फ्लोरा ने सोचा कि यहाँ इतना परफ्यूम क्यों लगाया गया है। वह जानती थी कि ऐसा क्यों किया गया है। फ्लोरा फिर सोचती है कि वह रोमन के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वह आज ही रोमन को यह बात बता देगी। फिर फ्लोरा रोमन से मिलती है। उसने रोमन से कहा कि वह यह पॉलिटिकल मैरिज नहीं चाहती। रोमन ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फ्लोरा को समझ नहीं आया क्या करें। रोमन ने समझाया कि उसने इस शादी के बारे में सुना था और वैसे भी डिमिट्री का नालायक बेटा फ्लोरा जैसी लड़की के लायक नहीं है, इसलिए शादी ना होना ही बेहतर है। फ्लोरा सोचने लगी कि रोमन को क्या हो गया है, क्या वह सच में ऐसा सोचता है। रोमन वहां से जाने लगा और कहा कि उसे यह बात अपने पिता को जल्द से जल्द बतानी चाहिए। फ्लोरा ने उसे रुकने के लिए कहा। रोमन रुका। उसने पूछा कि और क्या कहना है। फ्लोरा ने बताया कि उसने सुना था कि शादी इसलिए हो रही है क्योंकि रोमन उसे पसंद करता है और अब वह खुद इसे तोड़ रहा है, इसलिए वह थोड़ी कंफ्यूज्ड है। रोमन ने पूछा कि क्या फ्लोरा उससे शादी करना चाहती है। फ्लोरा ने तुरंत मना कर दिया। रोमन ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें एक दूसरे के लिए और मुश्किलें नहीं बढ़ानी चाहिए। दोनों की सहमति से शादी टूट रही है और वह इसकी सारी जिम्मेदारी लेगा। उसने कहा कि वैसे भी लोग उसे डिमिट्री का नालायक बेटा कहते हैं, तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे तलाकशुदा भी कह दे।
फ्लोरा रोमन को जाते हुए देखती रह गई और सोचती रही कि क्या ये वही डिमिट्री का नालायक बेटा है जिसके बारे में उसने सुना था। रोमन अपने पिता के कमरे में गया और कुछ देर बाद वहां से चिल्लाने की आवाज आई कि शादी क्यों रद्द कर दी जाए। रोमन ने अपने पिता को जवाब दिया और कहा कि वह लेडी फ्लोरा से पहले ही बात कर चुका है। रोमन के पिता गुस्से में बोले कि लोग उसे डिमिट्री का नालायक कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक पिता की तरह उसे सब कुछ दिया। यह शादी डिमिट्री परिवार को सबसे बड़ा नोबल परिवार बनाने का मौका था। रोमन को बस इतना करना था कि वह उस सुंदर लड़की से शादी करता जिसे वह पसंद करता है। रोमन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। यह सुनकर उसके पिता और भड़क गए और उन्होंने उसके सिर पर गिलास फेंक दिया। उन्होंने कहा कि क्या उसे लगता है कि एक माफी सब ठीक कर सकती है? अगर सब उनकी योजना के अनुसार चलता तो वह रोमन के बैटलफील्ड जाने की बात भी रोक सकते थे, लेकिन अब रोमन को 6 महीने के लिए बैटलफील्ड पर जाना ही होगा। उन्होंने पूछा कि क्या रोमन को कुछ कहना है? रोमन ने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने सुना है कि रोमन का ब्लड फैंग से झगड़ा हुआ है और लोगों का कहना है कि रोमन ने उन्हें खुद सजा दी, लेकिन लगता है इसमें भी किसी ने तुम्हारी मदद की होगी। उन्होंने कहा कि ब्लड फैंग ऐसा ग्रुप है जिसके खिलाफ वह भी कुछ नहीं कर सकते। रोमन के पिता ने आगे कहा कि जैसे रोमन एक बेटे की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा, वैसे ही वह ब्लड फैंग की समस्या के लिए भी जिम्मेदार है और उसे यह समस्या खुद हल करनी होगी। वह उसकी मदद नहीं करेंगे। कैप्टन ने मन ही मन सोचा कि रोमन अब रो देगा या दया मांगेगा, लेकिन रोमन ने कहा कि वह सब समझ गया है और वह समस्या खुद सुलझाएगा। यह सुनकर उसके पिता चौंक गए। रोमन जाते हुए कहा कि क्योंकि समस्या उसकी वजह से शुरू हुई है, वही इसे हल करेगा और वह तभी लौटेगा जब सब ठीक कर देगा। उसके पिता मेज के पास खड़े रह गए और रोमन कमरे से बाहर चला गया। रोमन बाहर आया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने सिर से खून पोंछने लगा। उसी समय पीछे से फ्लोरा ने कहा कि वह सचमुच पागल है। रोमन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वह अब तक यहीं है। फ्लोरा घबरा गई और रोमन वहां से जाने लगा। फिर फ्लोरा उसके पीछे पीछे चलते उसे कहा कि ब्लड फैंग इतने खतरनाक हैं कि नोबल्स को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें लगा कि रोमन ने उन्हें नाराज किया है तो वह बदला लेने आएंगे। उसे तुरंत जाकर सारी गलती मान लेनी चाहिए और बैरन से माफी मांगनी चाहिए। रोमन ने उसे घूरकर पूछा कि उसे यह सब क्यों करना चाहिए। फ्लोरा ने कहा कि उसका मतलब क्या है, उसने तो अभी उसे सब समझाया। रोमन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि वह चीज़ों तो ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रही है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां रोमन फ्लोरा से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। रोमन का नौकर उस पर परफ्यूम लगा रहा था। रोमन ने खांसते हुए कहा कि उसकी खुशबू बहुत खराब है। नौकर ने बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रोमन के शरीर से अभी भी खून की गंध आ रही थी। रोमन ने यह भी कहा कि उसकी ड्रेस बहुत टाइट है। नौकर हल्का सा हंसते हुए बोला कि क्योंकि वो अपनी फियांसे से पहली बार मिलने जा रहा है, इसीलिए उसे कुछ तो सम्मान दिखाना ही पड़ेगा। रोमन ने नौकर की बात सुनी और मन ही मन सोचने लगा कि वो केवल इस दुनिया के अनुसार ढलने की कोशिश कर रहा है। वो जानता था कि ये शादी बिना वजह उसकी समस्याएं बढ़ाएगी। फिर नौकर ने कहा कि वे लोग जल्द ही आने वाले हैं, इसीलिए नीचे जाकर उनका इंतज़ार करना चाहिए। रोमन ने सोचा कि हैंस सही कह रहा है। उसे उस लड़की के प्रति असम्मान नहीं दिखाना चाहिए जिसने अभी तक उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। पर वो ये भी जानता था कि उसे ये एंगेजमेंट किसी भी तरह ख़त्म करनी ही होगी, और वो भी फ्लोरा को कम से कम तकलीफ़ पहुंचाते हुए। पर जब वे फ्लोरा से मिलता है तो और उसकी बात सुनता है तो मन में सोचता है कि उसका मेन प्लान तो यही था, लेकिन लगता है कि फ्लोरा कभी उसकी इज्जत करना चाहती ही नहीं थी और यही वजह उसके लिए काफ़ी थी कि वो भी कोई सम्मान वापस न दिखाए। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। फ्लोरा से बात करते हुए रोमन ने कहा कि उसे पता है वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने कभी रोमन के बारे में नहीं सोचा, कम से कम एंगेजमेंट तोड़ने से पहले तक तो नहीं। रोमन ने फिर कहा कि जब उसने सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बात की तभी फ्लोरा परेशान हो गई थी। रोमन ने यह भी कहा कि अब जबकि एंगेजमेंट तोड़ने की बात हो चुकी है तो फ्लोरा को उसके लिए गए डिसीजंस पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। वो बोला कि अब से दोनों के रास्ते अलग हैं, इसीलिए बेहतर है कि दोनों अपने अपने काम से काम रखें, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। जाते हुए रोमन सोच रहा था कि उसने सारी जिम्मेदारी इसलिए ली थी ताकि एंगेजमेंट टूटने के बाद जो भी समस्याएं आएं वे टल जाएं, पर एक कारण ये भी था कि वो अब फ्लोरा के साथ और उलझना नहीं चाहता था। उसके हिसाब से फ्लोरा के साथ ये उसकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। फिर हमें दिखाया जाता है रात का समय, रोमन के पिता का ऑफिस रूम। रोमन की माँ ने अपने पति से कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और अब उन्हें और नहीं पीनी चाहिए। रोमन के पिता ने जवाब दिया कि आज उन्होंने रोमन को मारा। उन्होंने कहा कि जब वे सब सामान्य नागरिक थे तब वे अक्सर रोमन को पीटते थे, लेकिन जब वे नोबल बने तब उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। माँ ने कहा कि उसी वादे की वजह से उनके बच्चे बिना कठिनाइयों के बड़े हुए। पिता ने स्वीकार किया कि ये सही है, लेकिन फिर पूछा रोमन का क्या।
वो अकेला बच्चा था जब मैं सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। माँ ने कहा कि उन्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हो सकता है माता पिता के रूप में उनसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन माता पिता ही वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियों को सुधार सकते हैं। उसने कहा कि वो रोमेरो डिमिट्री को अच्छी तरह जानती है और वो अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। उसके अनुसार अभी भी सब ठीक करने के लिए समय है। पिता ने पूछा कि क्या वो ब्लड फैंग के बारे में बात कर रही है। माँ ने कहा कि रोमन एक जिद्दी बच्चा है और उसने शायद गुस्से में कह दिया होगा कि वो ब्लड फैंग को अकेले संभाल लेगा, लेकिन अगर वे उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसने सुझाव दिया कि वे कैप्टन जोनाथन से कहें कि वो रोमन की मदद करे। पिता ने माना कि पत्नी सही कह रही है और तुरंत नौकर को बुलाकर कैप्टन जोनाथन को लाने के लिए कहा। सीन शिफ्ट होता है रोमन पर। रोमन कहीं जा रहा था और उसके पीछे चलता नौकर कह रहा था कि ऐसे बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। उसे नहीं पता कि ब्लड फैंग कब बदला लेने आ जाए। नौकर ने सुझाव दिया कि हमें वापस चलें। रोमन ने पूछा कि उसे क्या लगता है ब्लड फैंग ने इतनी ताकत कब हासिल की। नौकर ने कहा कि उसे नहीं पता। तब रोमन ने बताया कि टेरिटोरियल वॉर के दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बिजनेसेस को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, इसीलिए लोग बदनाम हुए। और बदनामी से डर पैदा होता है और डर के कारण दूसरों पर अपना काम थोपना आसान हो जाता है। नौकर ने कहा कि फिर भी ब्लड फैंग खतरनाक तो है। रोमन ने जवाब दिया कि हाँ खतरनाक हैं, लेकिन तब तक जब तक वे मुझे डरा सकते हों। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट में एक महिला आकर कहती है कि ये उनका मंगाया हुआ खाना है। हैंस खाना देखकर बहुत खुश होता है। रोमन खड़ा हो जाता है और हैंस से कहता है कि वो वहीं रुके और खाना खाए, वो अभी वापस आएगा। ये सुनकर हैंस थोड़ा चौंक गया। रोमन ने फिर कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन वो अकेले करेगा क्योंकि ये हैंस के लिए खतरे से भरा हो सकता है। हैंस ने तुरंत कहा कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता, चाहे खतरा हो या ना हो वो रोमन को अकेले नहीं जाने देगा। अब चौंकने की बारी रोमन की थी। उसने हैंस से पूछा कि हैंस क्या तुम मेरी तरफ हो। हैंस ने कहा हाँ, वो रोमन की ही तरफ है। रोमन ने हैंस से कहा कि उसे उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वो कर सकता है और उसे बिना वजह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसने ये भी कहा कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए हैंस ने जो किया काफ़ी है। जाते हुए उसने कहा कि वो जल्द ही वापस आएगा। हैंस वहीं खड़ा सोचता रहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि रोमन उससे ऐसे शब्द कहेगा। वो होश में आया और खुद भी वहाँ से चल पड़ा, सोचते हुए कि उसे सब कुछ उन्हें बताना होगा। सीन शिफ्ट होता है रोमन पर, जो गलियों में घूम रहा होता है। रोमन सड़कों पर चलते हुए सोच रहा था कि ब्लड फैंग के बारे में उसने एक बात तो समझ ली कि वो इतने ताकतवर नहीं है जितना लोग समझते हैं, पर वो छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। इसी कारण आज तक कोई उन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। उसने सोचा कि अगर वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है तो वो खुद इंतज़ार करेगा कि वे उसे ढूंढें। वो हैंस के साथ इन सड़कों पर इसलिए घूम रहा था ताकि ब्लड फैंग को पता चल जाए कि वो कहाँ है। ऊपर से आज नाइट्स की रेगुलर ट्रेनिंग का दिन था, इसीलिए सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। अगर ब्लड फैंग बदला लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए सही मौका था। तभी दिखाई देता है कि कुछ लोग रोमन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं और फिर वे हमला कर भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंस भागते हुए कैप्टन के पास पहुंचता है। कैप्टन तुरंत उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। हैंस हाफते हुए कहता है यंग मास्टर। कैप्टन दोबारा पूछता है कि शांत होकर बताए। तब हैंस कहता है कि उन्हें यंग मास्टर को तुरंत ढूंढना होगा, वे खतरे में हैं। सीन शिफ्ट होता है वापस रोमन पर। रोमन उन ब्लड फैंग के मेंबर्स को पीट रहा था। उसने एक मेंबर के हाथ से उसका चाकू छीना और उसी पर वार कर दिया। वो बंदा अपना गला पकड़ते हुए पीछे हटा, उसके गले से केचप निकल रहा था और फिर वो अपने साथियों के सामने गिर पड़ा। ये देखकर दोनों लोग हैरान हो गए। उनमें से एक ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरे ने कहा कि रोमन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने उसके बारे में सुना था। रोमन हल्की मुस्कान के साथ बोला कि वे लोग क्या कर रहे हैं, वे आगे आएं। रोमन चाकू दिखाते हुए कहता है कि उन्हें उस पर हमला करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ 3rd चैप्टर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैप्टन हंस के कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि यंग मास्टर रोमन शहर से बाहर गए हैं, वो भी बिना किसी गार्ड के, और तुम्हें लगता है कि वो ब्लड फैंग से लड़ने गए हैं। हांस कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कैप्टन और उसका सोल्जर एक दूसरे को देखता है। फिर कैप्टन हंसता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर रोमन तो बहुत कमज़ोर हैं और तुम कह रहे हो वो लड़ने गए हैं। हांस गुस्सा होते हुए कहता है ये सच है, वो झूठ क्यों बोलेगा, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कैप्टन अपने खाली दिमाग से सोचने की एक्टिंग करता है और सोचता है कि रोमन और ब्लड फैंग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं और लॉर्ड ने भी उसे रोमन की मदद करने के लिए बोला था,
तो अगर लॉर्ड ने बोला है तो मदद करनी पड़ेगी। फिर कैप्टन अपनी खाली खोपड़ी खुजाते हुए और सोचता है कि ये सब कितना मुश्किल है। उसे इतना टफन बनने की ज़रूरत नहीं थी जबकि उसे कोई वेपन चलाना तक नहीं आता। फिर कैप्टन अपनी फोर्सेस को ऑर्डर देता है कि सब लोग अपने अपने हथियार उठा लो, और हांस के कहता है उन्हें वहाँ ले चले जहाँ यंग मास्टर गए हैं। इस ज़मीन पर किसी की हिम्मत नहीं कि वो उन्हें हाथ भी लगा सके। और फिर सोचता है कि अगर जो हांस ने कहा सब सच है तो इस बार उसने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। सीन चेंज होता है रोमन के पास, जहाँ एक ब्लड फैंग का बंदा नीचे पड़ा गुलू गुलू कर रहा था और उसके दोनों साथी वहीं खड़े उसे देख रहे थे। एक कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी रोमन की आवाज़ आती है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, आओ मुझसे लड़ो। दोनों मेंबर चौंकते हुए रोमन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो उसे मार देंगे। रोमन उसके अटैक को डोज करता है और उसके पेट में भी चाकू घुसा देता है। दूसरा गुस्से में चिल्लाता है कमीने, और रोमन पर अपनी छुरी चलाने की कोशिश करता है। रोमन उसे भी डोज कर देता है और उसे किक करता है जिससे वो दूर जा गिरता है। रोमन उसके पास जाता है और कहता है क्या बस तुम 3 ही लोग थे। तो वो टकला कहता है कि अगर उसने उन्हें कुछ किया तो वो भी सेफ नहीं रहेगा। रोमन उसकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारे 2 साथी पहले ही मारे जा चुके हैं और तुम बकवास किए जा रहे हो। मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो, नहीं तो। इतना कहकर अपनी प्यास काटने वाले चाकू को उसके पैर में घुसा देता है जिससे वो टकला दर्द से चिल्लाता है। रोमन उससे दोबारा पूछता है कि उनका लीडर कौन है। सीन फिर से चेंज होता है एक स्ट्रीट पर। कुछ लोग आ जा रहे होते हैं और स्ट्रीट पर होता है एक बार। उस बार में लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं रोमन को, जो उनके बीच से गुजरता हुआ सीधा उस टकले बारटेंडर के पास जाता है। बारटेंडर वेलकम कहता हुआ घूमता है और रोमन को देखकर कहता है हेलो यंग मास्टर। रोमन भी उसका रिप्लाई हेलो से देता है और बैठ जाता है। सारे बार से आवाज़ें आने लगती हैं। कोई कहता है कि ये तो रोमन डायमेट्री है, कोई कहता है ये यहाँ क्यों आया है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। बारटेंडर कहता है कि रोमन क्या लेना पसंद करेगा। रोमन कहता है 27 ईयर्स ओल्ड टीयर्स ऑफ डॉन। बारटेंडर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे बार में ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो कुछ और दे सकता है। रोमन उसकी बात सुन के कहता है हाँ वो भी चलेगा, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि मुझे सुबह में कुछ काम करना है। ये सुनकर बारटेंडर समझ जाता है कि अब डांडिया करने का टाइम आ गया है। वो अपने बंदों को इशारा करता है कि रोमन के एल लगा दें। रोमन कहता रहता है कि उसे टल्ली होना है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखता है रोमन टकले से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है। टकला बताता है कि एक बार है जिसका नाम है ड्यू ऑफ डॉन्स। वो बार सड़क के बीचों बीच है और उन्हें मिशन वहीं से मिलते हैं। वो उन्हें क्या करना है वो बताते हैं अगर हम उन्हें एक स्पेशल कोड बताते हैं। रोमन पूछता है वो कोड क्या है। टकला बताता है कि कोड है टीयर्स ऑफ डॉन, समथिंग स्ट्रॉन्ग और वर्क इन द मॉर्निंग, और उसे ये सब इसी ऑगर में कहने होंगे। सीन चेंज होता है वापस बार में, जहाँ बारटेंडर एक चाकू निकालते हुए कहता है सब मिलकर हमला करो। पर तब तक रोमन उसके चेहरे को और सुंदर बनाने के लिए एक मुक्का मार देता है। बार में सब लोग चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए उस पर हमला कर देते हैं। रोमन अपनी सीट से खड़ा होता है और फिर दिखता है कि बाहर के बाहर लोग भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से गार्ड्स को बुलाओ। और तभी एक बंदा स्टाइल में गेट तोड़ता हुआ बाहर आता है। ओह सॉरी, उसे बाहर फेंका गया होता है। बार के अंदर रोमन किसी को चांटा मार रहा होता है, किसी का गला दबा रहा होता है, और जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हरामी ने 3 लोगों को एक साथ एल लगा दिए। ये रोमन है, पर ये तो बहुत अलग है जैसा हमने सुना था। अभी तक जितने भी इस रोमन से पीटे हैं सबका यही रिएक्शन है कि अरे ये बिल्कुल अलग है जैसा हमने सुना था। रोमन सोचता है मोरिम में ब्रीदिंग से ही कोई अपनी बॉडी में की इंक्रीज कर सकता था और ये सबसे बड़ी टेक्निक थी। थोड़े ही समय में हेवनली डेमन आर्ट्स की वजह से रोमन की बॉडी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, पर अभी भी वो अपनी पुरानी ताकत के आसपास भी नहीं था। तभी रोमन की सोच टूटती है जब 2 बंदे उस पर चढ़े आ रहे होते हैं, ये कहते हुए कि ले लो इसकी, ले लो, हम बहुत सारे हैं, हम इसके मिलकर ले लेंगे। रोमन उनकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और सोचता है ये बस छोटी मोटे खुजली वाले कुत्ते हैं, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है कि रोमन कभी कभी गे वाली हरकतें करता है। तभी टकला बारटेंडर जाग जाता है और कराहते हुए उठता है और कहता है क्या हुआ। रोमन उससे कहता है तुम बिल्कुल सही समय पर जागे हो, मैंने भी साफ सफाई बस ख़त्म ही की है। बारटेंडर तमीज़ से कहता है कि यंग मास्टर आप ये क्यों कर रहे हैं। रोमन उसका जवाब देता है क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम थे जिसने मुझ पर पहले हमला किया, पर अब लगता है कि बस तुम और मैं ही बचे हैं और मेरे पास ऐसा कुछ है जिसे जानने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है, तो क्यों ना हम बैठ के बात करें। सीन कट होता है कैप्टन जॉनथन के पास। वो कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब यंग मास्टर ने किया है। तभी उसे एक सोल्जर कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर उसे एक सर्वाइवर मिला है जो बात कर सकता है और बता रहा है कि यंग मास्टर लॉरेंस के लिए निकल गए हैं। कैप्टन चौंकते हुए कहता है क्या लॉरेंस के लिए, पर क्यों।
फिर हमें एक राज की बात पता चलती है कि ब्लड फैंग्स का हेडक्वार्टर लॉरेंस में ही है, और इसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में 1 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां रोमन उस तकले ओनर को चेयर पे बिठाकर उसकी खातिरदारी कर रहा होता है और कहता है कि हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा अगर वो उसे सब बता दे, क्योंकि पहले से ही तुमने अपनी 2 उंगलियां खो दी हैं। टकला रोमन से कहता है कि भाड़ में जा, मैं नहीं बता रहा कुछ भी। वो कहता है कि मुझे मार दे, फिर ब्लड फैंग वाले तुझसे ज़रूर बदला लेंगे। रोमन कहता है कि उसे पहले ही ऐसा कहना चाहिए था। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं, वैसे लोग जिन्हें कितना भी टॉर्चर करो वो अपना मुंह कभी नहीं खोलते और उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। टकला रोमन की बात का जवाब देता है कि ये सब करके वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा वो उसे मार दे। रोमन कहता है कि अच्छा ऐसा है, फिर इधर उधर देखकर कहता है चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं कि मैं कुछ भी करूं तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढकर मार दूंगा जो इस पिक्चर में है। रोमन की बात सुनकर टकले को बहुत गुस्सा आता है, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये मेरा बेटा नहीं है। रोमन उसे चिढ़ाते हुए कहता है झूठ बोलना बंद करो, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। इस बार टकले का सब्र टूट जाता है, फिर कहता है कि कमीने कहीं के, एक नोबल होके मुझे मेरी फैमिली की धमकी दे रहे हो। रोमन उसकी बात का जवाब देता है कि मुझे ब्लड फैंग के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि ब्लड फैंग के लोग अपनी जान तक दे देते हैं सिर्फ बदला लेने के लिए। और मुझे एक और बात पता चली कि उन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो सब ब्लड फैंग के कर्जदार हैं, और शुरू में वो कोई बुरे लोग नहीं थे, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो बुरे बन गए। और ब्लड फैंग कभी क्राइम करने से हिचकिचाते नहीं उन लोगों के खिलाफ जो उनके कर्जदार होते हैं। और कर्ज लेने वाले की फैमिली को स्लेव्स बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड फैंग की यही सच्चाई है। वो लोग तुम्हें खाई के किनारे तक पुश करते हैं, उनके फैमिलीज़ को होस्टेज बना लेते हैं और उन्हें डराने के लिए यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता जो मैंने बताया वो ठीक है? फिर टकला रोमन की बात का जवाब देता है कि अगर उससे सच का पता भी है तो भी इससे कुछ नहीं बदलता, ब्लड फैंग तुमसे ज़रूर बदला लेंगे। तभी रोमन उसकी बात काटते हुए बीच में कहता है कि इस बारे में ध्यान से सोचें, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपनी साइड चूज़ करते हुए। और मैं सीरियस था जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ कि मैं ये ज़रूर करूँगा। मैं अपने सोल्जर्स को उसे ढूंढने में लगा दूंगा और जब वो मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। ये कहते हुए रोमन उस पिक्चर पर ज़ोर से पैर मारता है और फिर कहता है कि वो भी बहुत धीमे और बहुत दर्द के साथ, पर मैं ये सब करूं उससे पहले मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूं। ये सुनकर टकला डर जाता है। रोमन आगे कंटिन्यू करता है कि क्या तुम अपना मुंह ब्लड फैंग की वजह से बंद रखोगे और अपने बेटे को मरने दोगे तड़पते हुए, या तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दोगे जिससे मैं ब्लड फैंग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। चॉइस तुम्हारी है। सीन कट होता है, हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर में से एक आवाज़ आती है कि जो वो कह रहा है वो सच है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एक मेंबर कहता है कि हाँ, रोमन डिमिट्री ने पूरी एक ब्रांच को अकेले ही हरा दिया और अब डिमिट्री के नाइट्स ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और हम सब अब खतरे में हैं। और अब दिखता है ब्लड फैंग का ट्रू लीडर। वो ज़ोर से अपनी मुट्ठी चेयर पर मारता है। नहीं नहीं, गलत मत सोचो, वो गुस्से में ये सब कर रहा है। फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता कि रोमन डिमिट्री ये सब करने के लायक है। और सोचता है कि हम रोमन को पनिश करके अपनी ताकत दिखाएंगे, पर एक बंदा जिसे रॉयल सोर्ड्समैनशिप एकेडमी से भी निकाल दिया था, उसने पूरी एक ब्रांच तबाह कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर एक से पूछता है कि रोमन अभी कहाँ है? वो जवाब देता है कि उसने अभी डिमिट्री टेरिटरी नहीं छोड़ी है, पर हो सकता है उसने डी ऑफ डॉन के ओनर से सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली हो। लीडर कहता है कि ऐसा लगता है कि रोमन हमें बहुत कमज़ोर मान रहा है जो अकेले ही हमारे हेडक्वार्टर पर हमला किया। जल्दी से सबको इकट्ठा करो, हम रोमन को उसके नाइट्स के कांटेक्ट में आने से पहले मारेंगे। हमें उस कमीने को मारना ही होगा। और गुस्से में सोचता है कि रोमन डिमिट्री, तुमने ब्लड फैंग से उलझने की कोशिश की है और आज मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और तुम्हारी लाश को प्लाजा में टांगूंगा। और इसी के साथ ब्लड फैंग दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा। अब सीन कट होता है लॉरेंस के पास। लॉरेंस कहता है कि बारकोस फैमिली क्या कर रही है। उसे जवाब मिलता है कि शायद उन्होंने डिसीजन ले लिया है, और र्यूमर्स ये भी है कि बारकोस ने गोल्ड बैंक से बहुत बड़ा कर्ज भी लिया है। ये तभी मुमकिन है जब वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हों। लॉरेंस की मीटिंग में बैठा एक आदमी कहता है कि अब वॉर होने में ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी हो सकती है। हमें अपनी फोर्सेस को उनसे पहले एक साथ करना चाहिए। लॉरेंस थोड़ा सोचता और कहता है कि तो अब इस वॉर को नहीं टाला जा सकता। मुझे नहीं लगा था ये सब बारकोस के डॉक्यूमेंट आने से पहले ही हो जाएगा।
तभी एक कहता है कि उसे भी नहीं लगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बारकोस की साइड लेगी, ऐसे तो हमें अपनी सारी ज़मीन बारकोस को देनी होगी। तो उनमें से एक बूढ़ा कहता है कि हमें अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर बचानी होगी, हम लॉरेंस अपनी उपजाऊ ज़मीन की वजह से ही आज जिंदा हैं। एक कहता है कि एक प्रॉमिस नोट है जिसमें हमारे पूर्वजों ने बारकोस को ज़मीन गिरवी रखी है। तो दूसरा उसका जवाब देता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वो फिर से कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या। बूढ़ा जवाब देता है कि ज़रूर ही उन्होंने हमें फंसाने के लिए सब किया है। सबकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड कहता है कि इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, चाहे कुछ भी हो हम अपनी ज़मीन उन्हें नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे आसपास की फैमिलीज़ हीनास की तरह हमें परेशान करेंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और जैसा कि बारकोस कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहते, हमें अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करना चाहिए। और इसी वजह से हमने डिमिट्रीज़ के साथ एक पॉलिटिकल रिलेशन बनाने का फ़ैसला किया था। लॉर्ड की बात सुन के कहता है कि हाँ, उनके साथ डिमिट्रीज़ भी तो हैं। बूढ़ा भी कहता है कि वैसे तो वो कॉमनर्स ही हैं, पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे अमीर भी हैं, और बारकोस कितना भी कर्ज ले लें उनके पास डिमिट्रीज के जितना पैसा नहीं हो सकता। ये सुनकर लॉरेंस कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को डिमिट्री के नालायक बेटे के पास भेजा था। उसका कमेटी मेंबर कहता है कि आपने ये सब लॉरेंस के लिए किया है, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है लॉर्ड के तौर पर, तो इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ना माने। लॉरेंस की बेटी फ्लोरा गेट के बाहर खड़ी सब सुन रही होती है और सोचती है कि वो उन्हें कैसे बताए। अब वो क्या करे जब अब एंगेजमेंट हो ही नहीं रही, तो वो ये सब अपने पिता को कैसे बताए। और मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मैं इसे ऐसे किसी को बेच नहीं सकती। पर ऐसा ही चला तो मेरे पिता के सारे प्लान्स और फैमिली का फ्यूचर का क्या होगा। फिर वो अपना मन बनाती है कि वह बता देगी कि मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकती जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तभी पीछे से एक सोल्जर भागता हुआ आता है, चिल्लाता है माय लॉर्ड माय लॉर्ड। पर फ्लोरा को देखकर रुक जाता है, उसे ग्रीट करता है और रूम में जाता हुआ कहता है कि माय लॉर्ड एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। सीन कट होता है कैसल के गेट पर जहां कैप्टन जॉनथन खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कहा कि ये गेट खोलो। लॉरेंस का कैप्टन जवाब देता है कि जैसा मैंने कहा तुम अपने सारे हथियार डाल दो और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। कैप्टन चिल्लाता है, कहता है कि यंग मास्टर रोमन खतरे में है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। कैप्टन थोड़ा परेशान होता है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैप्टन जॉनथन भी उनकी बात सुन लेता है। लॉरेंस का कैप्टन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो सोल्जर कहता है कि हाँ, लॉरेंस के मेन प्लाजा में कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी कैप्टन जॉनथन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि कमीनों, मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। और सीन कट होता है प्लाजा में। वहाँ लोग डर में खड़े हुए बात कर रहे होते हैं कि ये सब क्या है। दूसरा कहता है चल क्या रहा है। तीसरा कहता है क्या उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए। और हमें दिखता है ब्लड फैंग के लीडर का टूटा फूटा चेहरा, और लगता है जैसे अभी इसके बाप ने इसकी सर्विस की हो, और वो रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है। रोमन उसे घसीटता हुआ रोड पे कहीं ले जा रहा होता है, और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर यार तुम लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि और कौन सी मानवा स्टार्ट की जाए। थैंक यू। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब तक रोमन आया नहीं था, और ब्लड फैंग के बंदे एक रूम में उसका वेट कर रहे थे अपने हथियारों के साथ। और उनका लीडर सोचता है कि ये तो बहुत आसान है, हमारा ओपोनेंट पागलपन से भरा एक नोबल है, सिर्फ एक अकेला, ये उसके लिए काम नहीं करेगा। वो ये सोच ही रहा होता है, और उस रूम का गेट थोड़ा खुलता है। वो अभी भी सोच ही रहा होता है कि हमारे पास काफ़ी लोग हैं, और थोड़ा सा हंसता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उससे हार जाएं। वो इतना सोच ही रहा होता है, पर उसका हंसता हुआ चेहरा चेंज हो जाता है, जैसे उसने बहुत देर से अपनी सांस रोक रखी हो। फिर दिखाया जाता है कि उसके सारे लोग ज़मीन पर पड़े होते हैं, और वो अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें देख रहा होता है, और सोचता है कि अब उसके भी लगने वाले हैं। रोमन उसकी तरफ चलता हुआ आता है, और उसके हाथ उन लोगों के खून से रंगे थे। रोमन का ऐसा रूप देख के उसकी फटी पड़ी होती है। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि अब बस उसका खेल ख़त्म, अब वो भी मरेगा। फिर हल्की सी आवाज़ में वो कहता है, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, नहीं, मैं मर जाऊंगा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं, मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है उसका दिमाग अब छल चुका है। फिर सीन कट होता है वहाँ, जब रोमन उसे उसके सुंदर चेहरे के साथ घसीटते हुए ले जा रहा होता है, और वो भीख मांग रहा होता है उसे छोड़ देने की। रोमन उसे प्लाजा में ले जाकर पटक देता है, तो ब्लड फैंग का लीडर उससे कहता है अगर वो उसे जीने दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। वो उसकी पूरी जिंदगी कुत्ते की तरह जिएगा और उसे सर्व करेगा,
बस उसे जाने दे। रोमन उसकी बात सुन के कहता है कि एक कुत्ता, हाँ, मुझे सर्व करेगा? तुम्हें ये सब पहले कहना था। और उसके सर पर जोर से किक करता है जिससे लीडर का फेस जमीन पर लगता है। और रोमन फिर अपनी बात पूरी करता हुआ कहता है कि तुम्हें ये मुझे दांत दिखाने से पहले सोचना था। पास खड़े हुए लोग ये सब देख के कहते हैं, क्या ये ब्लड फैंग का लीडर है? एक कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कितना बड़ा कमीना है। एक कहता है, ब्लड फैंग का डिमित्री टेरिटरी तक प्रभाव था और जितनी घिनौनी ट्रिक्स ये यूज कर सकते थे लोगों को परेशान करने के लिए इन्होंने की। फिर रोमन भीड़ से कहता है कि इसने मुझे मारने की भी कोशिश की इनके ग्रुप के क्राइम्स रोकने की वजह से। इसलिए तुम सबके सामने मैं इस गंदी नाली के कीड़े को खींच ले आया। लोग रोमन की बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और तभी वहां कैप्टन जॉनथन आ जाता है और वो भी ये सब देखकर चौंक जाता है। सीन कट होता है लॉरेंस के पास। वो कहता है कि जो तुम कह रहे हो क्या वो सही है? उसे जवाब मिलता है हाँ। और फिर वो सोल्जर आगे बताता है कि उन्होंने रोमन डिमित्री को हमारी टेरिटरी में आने दिया था, पर उसके 1 घंटे बाद ही रोमन लॉरेंस प्लाजा आया एक आदमी के साथ और उसने बताया कि ये आदमी ब्लड फैंग का लीडर है और उसने भीड़ के सामने उसे मार दिया। ये सुनकर उस रूम में बैठे हुए लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। एक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोमन डिमित्री ब्लड फैंग के लीडर को पकड़ भी ले और उसे मार भी दे। दूसरा कहता है उसने उसे सज़ा दी। ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि उसने लॉर्ड की परमिशन के बिना उसे मार दिया और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबकी बातें सुनने के बाद लॉरेंस सोचता है कि परमिशन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि मेरे होने वाले सन इन लॉ ने ब्लड फैंग को उखाड़ फेंका है। और फिर वो कहता है कि रोमन डेमेट्री को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाया जाए, मैं सारी बात उससे ही सुनूंगा। सीन कट होता है थोड़े समय बाद जब रोमन गेट खोलकर अंदर आता है अपने नाइट कैप्टन के साथ। लॉरेंस उन्हें साथ देखकर सोचता है कि नाइट कैप्टन जॉनथन, तो इनकी हेल्प से रोमन ने ये सब किया। रोमन उसके सामने आके खड़ा होता है और उसे ग्रीट करता है। लॉरेंस कहता है फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो और मुझे सारी बात बताओ कि तुमने लॉरेंस में आकर इतना घिनौना काम क्यों किया। रोमन उसका जवाब देता है और कहता है कि ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था जब ब्लड फैंग ने डिमित्री में इनोसेंट लोगों को मारने की कोशिश की थी और मैंने उन्हें वहीं मार दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि रूम के बाहर जहां फ्लोरा एक पिलर के पीछे छिपकर गार्ड को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या जिस पर्सन को तुम लेकर आए हो वो रोमन है? वो यहाँ क्यों आया है और वो फादर के ऑफिस में क्या कर रहा है? सोल्जर जवाब देता है, शायद आपको नहीं पता। फ्लोरा को समझ नहीं आता और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। सीन फिर से रूम के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ रोमन अपनी कहानी बता रहा होता है। वो आगे कहता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो सब ऐसा नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उनके हेडक्वार्टर पर अटैक किया जिसमें मैंने उनके लीडर को भी मार दिया। फिर वो विस्कॉन्ट लॉरेंस को सारी बातें बताता है कैसे उसने सब कुछ किया और पूछता है कि क्या उसने जो कुछ किया गलत किया। रोमन की सारी बात सुन के वो अपने काउंसिल मेंबर बेन से पूछता है, बेन माइल्स, क्या तुम्हें ये सब पता था? बेन घबराकर जवाब देता है कि वो बहुत कमीना आदमी था, पर मुझे नहीं पता था कि वो ही ब्लड फैंग का लीडर था। फिर लॉरेंस फिर कहता है कि ठीक है, हम इस मैटर को और नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये सब शुरू ही नहीं होता अगर लॉरेंस ने इस मैटर को पहले ही रिजॉल्व किया होता, और मैं तुम्हें इन सब के लिए बाद में रिवॉर्ड भी दूंगा। अभी के लिए तुम जा सकते हो। कैप्टन जॉनथन और रोमन दोनों एग्री करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। ऑफिस रूम में बस लॉरेंस और बेन बैठे रह जाते हैं और लॉरेंस पागलों की तरह हंसने लगता है, तो बेन थोड़ा परेशान होकर लॉरेंस को पुकारता है। लॉरेंस अपनी छोटी सी दाढ़ी खिंचाते हुए कहता है कि तो ये था रोमन डिमित्री, उसने सही में मेरा चू बना दिया था। तो बेन कहता है कि अगर ऐसा भी है तो भी हम इस मैटर को नहीं जाने दे सकते। लॉरेंस जवाब देता है कि हम जाने दे सकते हैं क्योंकि वो फ्लोरा का होने वाला हस्बैंड है, और वैसे भी तुम्हारे पास गट्स होने चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए। बेन कुछ कहना चाहता है पर लॉरेंस उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि मैं अब इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और ऐसा लगता है कि रोमन फ्लोरा के लिए बिल्कुल ठीक चॉइस है। जल्दी से फ्लोरा को बुलाओ, मैं फ्लोरा को ये सब बताना चाहता हूँ। इसके बाद सीन कट होता है रोमन कैप्टन और उनके सोल्जर्स वापस जा रहे होते हैं। तो जॉनथन रोमन से पूछता है कि तुम्हें सच में विस्काउंट को टॉन्ट करना ज़रूरी था? हम इस बार बच गए, पर अगर वो गुस्सा होते तो? रोमन उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि इसमें गलती लॉरेंस की भी है। मैंने बस ये बताया कि ये सब उनकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, और ऐसा लगता है कि अभी उसे मैरिज के कैंसिल होने के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो वैसे भी अपने होने वाले जमाई को पनिश नहीं कर सकता।
जॉनथन सोचता है कि लौंडा खेल गया इस बार, पर ऐसा हो कैसे गया। ऐसा लगता है जैसे ये कोई अलग ही बंदा बन गया है, ये वो यंग मास्टर है ही नहीं जिसे मैं जानता था। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। और हाँ, एक बात और यार, नई वाली मानवा मैं खुद अपनी वॉइस में नरेट करूँगा, सो कीप सपोर्टिंग। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है कि रोमन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। रोमन के पास्ट लाइफ में उसके पिता उससे कहता है, बैक जोंग ह्यूक, हेवनली डीमन का बेटा, अगर तुम सही में मुझे सक्सीड करना चाहते हो तो प्रूव करके दिखाओ, इस ठंडी और सख्त ज़मीन में सरवाइव करके। मेरे 12 बच्चों में से तुम्हारी मौत भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मेरे सारे बच्चे भी मारे जाएं तो भी नहीं, क्योंकि मैं और बना लूँगा। अंकल स्ट्रेट फेस के साथ सिंपिंग कर रहे हैं बस, वैसे कह तो ये ऐसे रहे जैसे से बस और रोटियां बनानी है। तो याद रखना, सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपनी वर्थ दिखाओ इन सब पर राज करके। और एक पैनल में दिखाया जाता है जिसमें वो उसकी उम्र के बहुत सारे बच्चों से घिरा खड़ा होता है जो उसे ही घूर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा उसे पीट रहा होता है और कहता है कि मुझे लगा तुम कोई खास होंगे क्योंकि तुम हेवनली डीमन के बेटे हो, पर लगता है तुम एक घमंडी छोटे बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। यार इसका नाम बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड, तो इससे अब बस बैक ही बुलाऊंगा। तो ये सब सुनकर बैक जो ज़मीन पर अपने घुटनों पर था गुस्से के साथ खड़ा होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर फिर से उससे एक मुक्का पड़ता है। ये देखकर एक लड़का कहता है कि ये कितना पागल है। बैक सोचता है कि कैसे उसके बचपन में जहाँ ज़्यादातर बच्चों को उनके पेरेंट्स बचाते हैं, मुझे ऐसी जगह फेंक दिया गया जहाँ सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं। यहाँ सीन कट होता है एक मैंशन में जहाँ रोमन बाथ टब में बैठा होता है और सोचता है कि आज मैं बहुत थक गया, इस बॉडी के साथ ये तो होना ही है। इस दुनिया में आने के बाद मैंने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और अपना हाथ देखते हुए फिर सोचता है कि ज़्यादातर ब्लड फैंग से रिलेटेड ही थी। उन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए मेरे बीच में जो आया उसे भी ख़त्म कर दिया, पर मुझे कोई गम नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदला, और मैं उन सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे, और उन्हें तड़पाऊंगा भी अगर ज़रूरी हुआ तो। और किसी ने मुझे मारने की कोशिश की भी तो उन्हें ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आज तक मैं जिया भी ऐसे ही हूँ। रोमन के तौर पे भी कुछ नहीं बदला, पर ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये दुनिया कैसे काम करती है, और सच तो ये भी है कि मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है पहले के मुकाबले। मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी उसे एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर, लॉर्ड आपको बुला रहे हैं। रोमन जवाब देता है कि ठीक है, मैं जल्द ही आता हूँ। सीन कट होता है रोमन के डैड के पास जहाँ वो जॉनथन से बात कर रहा होता है। रोमन के डैड कहते हैं कि क्या रोमन ने सब किया? कैप्टन जॉनथन जवाब देता है, हाँ, और मैंने ये भी नोटिस किया कि यंग मास्टर रोमन पहले से काफ़ी बदल गए हैं। लॉर्ड फिर कहता है, तुम्हारा कहना है कि रोमन बदल गया है? जॉनथन कहता है कि यंग मास्टर रोमन पहले जैसे नहीं रहे जैसा हम उन्हें जानते थे। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि जॉनथन, रोमन मेरी दुखती रग है। वो अकेला मेरे 3 बेटों में से ऐसा है जो कुछ खास नहीं था, और वो अकेला बेटा है जो मेरे साथ था जब मैं एक आम इंसान था। ये कहता हुआ रोमन का बाप फ्लैशबैक में चला जाता है और ज़बरदस्ती हमें भी ले जाता है जहाँ उसे छोटा रोमन बुलाता है कि पापा पापा ये लो, और रोमन अपने पिता के हाथ में कैंडी रख देता है। रोमेरो पूछते हैं कि ये क्या है? रोमन जवाब देता है कि ये कैंडी है। रोमेरो कहता है कि तुम यहाँ तक आए बस मुझे ये देने के लिए? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये जगह खतरनाक है। फिर हमें क्यूट रोमन दिखता है जब वो छोटा सा बच्चा होता है। वो कहता है कि पर आप पूरे दिन काम करते हैं ना, तो इसीलिए मैं डैड को कैंडी देना चाहता था। आप इसे खाकर अपना काम जल्दी ख़त्म कर लें और जल्दी घर आ जाएं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लॉर्ड रोमेरो कहता है कि मैं हमेशा चाहता था कि रोमन खुश रहे, इसलिए मैंने हमेशा रोमन को फेवर किया, और इसलिए मैंने उसे बहुत पैसे भी दिए ताकि कोई उसका गरीब होने का मजाक ना उड़ा सके। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा करने से रोमन गलत रास्ते पर चला जाएगा। मेरा भरोसा रोमन से लगभग उठ ही गया था, पर यह सुनकर कि रोमन ने ब्लड फैंग को अकेले ही हरा दिया है, उसने मुझे एक नई उम्मीद दी है। रूम के बाहर से रोमन की आवाज़ आती है कि पिताजी, मैं रोमन। लॉर्ड रोमेरो मन में सोचते हुए उसे अंदर आने को कहता है कि चाहे उसने कोई भी तरीका यूज़ किया हो ब्लड फैंग से लड़ने के लिए, पर अगर रोमन ने अपने आप ही सब कुछ किया है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, और इसी तरह मैं अपने आप को भी ठीक करूँगा जहाँ एक पिता के तौर पर मैं उसके लिए खड़ा नहीं था। फिर लॉर्ड रोमेरो रोमन से कहता है कि रोमन, मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही ब्लड फैंग को हराया है। रोमन रोमेरो को देख के खुद भी सोचने लगता है कि इन्हें काफ़ी उम्मीद है जो भी मैं कहने वाला हूँ। अगर मैं इन्हें सब कुछ सच बता दूँ तो ये मुझे बिल्कुल अलग तरह से देखेंगे, और जो भी मैंने किया अब वही मुझे परेशानी में भी डाल रहा है। अगर मैं अभी थोड़ा पीछे हट जाऊँ तो मुझे कुछ टाइम और मिल जाएगा ताकतवर बनने के लिए। रोमेरो रोमन को पुकारता है, पर रोमन आँख बंद करे अपना मन बना रहा होता है कि वो उसे सब सच बताए या नहीं। हाँ, छुपाना ही बेटर ऑप्शन है, पर
और सीन कट होता है उसकी पास्ट लाइफ में जहाँ वो उसी बच्चे से पिट रहा होता है और जो उसे मार रहा होता है कहता है क्या तुम में नहीं दम है, और एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है। फिर कहता है मेरी साथ बकचोदी करता है और उसके ऊपर बैठकर उसे पीटने लगता है। बैक आसपास हाथ मारता है तो उसे एक पत्थर मिल जाता है जिसे वो उसकी कनपट्टी पे दे मारता है और उसकी घंटी बजा देता है। अब वो नीचे पड़ा था पर बैक रुकता नहीं, वो लाल आंखों के साथ उस पर हमला करता रहता जब तक सारे में केचप ना हो जाए। कुछ टाइम बाद दिखता है कि रोमन उसे मारे जा रहा है और वही पत्थर लेके खड़ा होता है, फिर उसे फेंक देता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉस है, तो इस पूरी केव में इस बात को फैला दो कि जिसने तुम्हारे बॉस का सर फोड़ा है वो मैं हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है और रोमन कहता है कि हाँ ये मैं नहीं किया है। ओ तो फ्लैशबैक के साथ साथ अपनी पुरानी ज़िंदगी के सीन इस लाइफ में भी रिक्रिएट कर रहा है। तो ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दिमित्रिस का ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ कुछ लोग अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है कि सब लोग ट्रेनिंग रोको और अपने लॉर्ड को रिस्पेक्ट दो। तो सब लोग मिलकर लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। उनमें से एक ऊपर देखता है और चौंकता है, क्या रोमन दिमित्री ये ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्यों आया है। फिर कैप्टन जोनाथन अनाउंस करता है कि इसी समय यंग मास्टर के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप डुअल करनी है, जिसे भी डुअल करनी हो वो आगे आए। ये सुनकर सब लोग थोड़ा डरते हैं और वहीं पहले वाला बंदा सोचता है ये अचानक हो क्या रहा है, और इस बंदे पर तुम लोग थोड़ा फोकस करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रोमन के बाद। और फिर वो सोचते हैं कि इस पागल के साथ एक डुअल। सीन कट होता है 1 घंटे पहले जब रोमन अपने पिता के रूम में होता है और जब उसने बताया था कि हाँ वही है जिसने ये सब किया। रोमन का डैड पूछता है तुमने ब्लड फैन को हराया कैसे। ये सुनकर रोमन सोचता है कि मुझे कोई ऐसा जवाब देना होगा जिससे इन्हें कोई शक ना हो, और कहता है कि मैं चुप चुप के स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा था। रोमन के डैड ये सुनकर पूछते हैं कि तुम ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे थे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा सपोर्ट ही करता। रोमन कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ऐसे ही चुपचाप बिताया है, मैं दिखाना चाहता था कि मोरॉन ऑफ डिमित्री खुद भी कुछ कर सकता है। फिर रोमन के डैड कहते हैं कि पर अगर ऐसा था भी तो तुम्हें बताना चाहिए था, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख सको, वो भी इस लेवल की कि तुम अकेले ब्लड फैंग से लड़ाई कर सको। रोमन कहता है कि ब्लड फैंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इलीगल लोन्स देती थी, और अगर कोई उनका कर्ज चुका ना सके तो उन्हें धमकियों से चुप करा दिया जाता था। तो मैंने सोचा अगर उनके लीडर को हरा दिया जाए तो पूरा ग्रुप खुद ब खुद टूट जाएगा, इसलिए मैंने उनके लीडर को गलत इन्फॉर्मेशन देके बाहर निकाला और फिर उस पर हमला किया। रोमन की बात सुनकर रोमन के पिता चौंकते हुए कहते हैं कि तुमने ब्लड फैंग के लीडर को पागल बनाया, और ब्लड फैंग ने हमेशा कमज़ोर नोबल फैमिली के खिलाफ रिटेलिएट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत खतरनाक था। अगर वो बदला लेना चाहते तो वो अपने लीडर को छोड़कर तुमसे बदला लेने में लग जाते। रोमन जवाब देता है कि मुझे पता था कि वो लोग अपने ग्रुप के लोगों को थ्रेट्स देते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं, तो वो अपनी लाइफ अपने लीडर को बचाने के लिए खतरे में नहीं डालेंगे, जहाँ उन्हें पता हो कि इन सब की वजह से वो फ्री हो सकते हैं। ये कहकर रोमन मन में सोचता है कि और हुआ भी ऐसा ही था। रोमन के पिता रोमन का एक्सप्लेनेशन सुनकर सोचते हैं कि सही डिसीजन लेना और उस सब की प्लानिंग करना और प्लान को कंप्लीट करने के लिए करेज, इसे इम्प्रेशन कहना तो बहुत कम होगा, और सबसे बड़ी बात कि रोमन ने ये सब किया। फिर वो रोमन से कहते हैं कि बेटा क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। रोमन जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। तो रोमन के डैड रोमन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और ये भी कि मेरा बेटा कितना बदल गया है। और वो सोचता है कि मैं मरा जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये कितना बदला है। सीन वापस कट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ कोई रोमन से लड़ने को तैयार नहीं होता। तो वही ब्लॉन्ड लड़का दिखाया जाता है जो सोचता है कि कोई नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, ये देखते हुए कि उन्हें जीतने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हार जाते हैं तो उन्हें लात मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसे में कौन ही इस डुअल में पार्टिसिपेट करना चाहेगा इस पागल लड़के के टैलेंट शो के लिए। ये सब देखकर जोनाथन भी सोचता है कि यंग मास्टर से लड़ने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जिससे नाइट्स का गौरव बना रहे और यंग मास्टर की स्किल्स भी कंफर्म हो जाएं। फिर सबसे कहता है कि अगर कोई आगे नहीं आता तो मैं खुद से एक ट्रेनी को चुनूंगा। और फिर उसी ब्लॉन्ड लड़की की तरफ देखकर फिर से सोचता है कि मैं खुद भी लड़ना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं नाइट्स का कैप्टन हूँ मैं इतनी छोटी बात के लिए खुद नहीं लड़ सकता, तो बस एक ही पर्सन बचता है जो इस डुअल के लिए सही है। जोनाथन कहता है क्रिस। हाँ भाई, मीठे का नाम क्रिस है। फिर जोनाथन क्रिस को आगे आने को कहता है। क्रिस को ये सुनकर थोड़ा शॉक लगता है। फिर हमें उसकी पूरी आइडेंटिटी पता चलती है, वो है क्रिस दिमित्री नाइट्स का वाइस कैप्टन। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है क्रिस को रोमन के बारे में सोचते हुए कि मैं रोमन से पिछले साल मिला था पहली बार, जब पेट्रोलिंग करते हुए मुझे एक रिपोर्ट मिली कि एक शराबी बहुत हल्ला मचा रहा है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि रोमन चिल्ला रहा है कि क्या मजाक लगा रखा है, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैंने इस चमिया को हल्का सा टच किया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट आज से बंद हो जाए। रोमन की सारी बात सुनकर ओनर डरे हुए होते हैं और उसकी लेडी बार बार उससे माफ़ी मांग रही होती है, और ओनर कह रहा होता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था।
तभी रोमन कहता है तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम गंदी नाली के कीड़े मुझसे बात मत करो। फिर हमें दिखता है रोमन बिल्कुल टल्ली होता है और उनसे कहता है ओए तुम इधर आओ। तो ओनर उसे जवाब देता है कि यंग मास्टर आप पहले थोड़ा शांत हो जाएं। और इससे पहले वो कुछ कह पाता रोमन उनके ऊपर अपनी शराब की बोतल फेंक देता है और चिल्लाता है कमीने अगर मैंने बोला इधर आने का तो इधर आने का। तभी क्रिस बीच में आता है और रोमन से कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है काफ़ी हो गया। रोमन क्रिस से कहता है तू कौन है बे, लुक्खे चला गया यहाँ से। पर क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहते हैं कि अगर आपने और परेशानी की फिर चाहे आप यंग मास्टर हों तब भी क्रिस अपनी बात पूरी कर पाता है। उससे पहले रोमन उसको एक चाटा मार देता है और कहता है तो बाल बराबर के नाइट तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। क्रिस बस उसे घूरता रहता है, जिसे देखकर रोमन कहता है हूँ क्या घूर रहा है बे। क्रिस सोचता है मैं उसी पल से जान गया था जब मुझे चांटा पड़ा कि इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ट्रेनिंग नहीं की है और इसके पास एक एवरेज इंसान से भी कम ताकत है। कितना बेकार इंसान है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये बेकार इंसान लॉर्ड का बेटा है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ये बेकार इंसान मर ही जाए तो अच्छा होता, और अब मुझे पता लग रहा है कि उसी रोमन से मुझे एक डुअल करनी है। सीन कट होता है वापस क्रिस पर, जहाँ जॉनथन उसे आगे आने को कह रहा होता है। वो चौंक जाता है और कहता है कि कैप्टन मुझे नहीं लगता इतनी छोटी बात के लिए मेरे आगे आने की ज़रूरत है। कैप्टन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि यंग मास्टर रोमन एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ब्लड फैंग का सामना अकेले किया है और एक सही मैच के लिए तुम्हारा आगे आना ही ठीक है। क्रिस उसकी बात टालने की कोशिश करता है पर कैप्टन उसे रोक देता है और ना चाहते हुए भी क्रिस को उसकी बात माननी पड़ती है। अब स्टेज पर क्रिस और रोमन आमने सामने खड़े होते हैं अपनी डुअल के लिए और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कैप्टन कुछ कहने वाला होता है पर क्रिस उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है। कैप्टन कहता है एक प्रपोजल? क्रिस कैप्टन से कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि एक डुअल को भी एक रियल बैटल की तरह समझना चाहिए क्योंकि इसमें भी स्वॉर्ड्स यूज़ होती हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा अपोनेंट कौन है, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो ही मैं यंग मास्टर के साथ डुअल करूंगा। ये कहता हुआ क्रिस बहुत घमंडी लग रहा था और वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने ब्लड फैंग को अकेले हराया हो, और इस डुअल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज इसे सबक भी सिखाऊंगा। क्रिस की बात सुनकर लॉर्ड रोमेरो भी उसकी बात मानने का इशारा करते हैं और रोमन की तरफ देखते हैं और रोमन थोड़ा हंस देता है, जिसे देखकर क्रिस का खून खौल जाता है। वो सोचता है कि क्या ये हंस रहा है। कैप्टन कहता है ऐसा लगता है यंग मास्टर ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो दोनों तैयार हो जाएं। रोमन और क्रिस दोनों अपने स्टांसेस ले लेते हैं और कैप्टन उन्हें शुरू करने को कहता है। तभी लाइट भाग जाती है। नहीं, मेरा मतलब यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि जॉनाथन गोनो को डुएल के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। रोमन और क्रिस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी जॉनाथन उन्हें शुरू करने के लिए कहता है। क्रिस बिना एक सेकंड वेस्ट किए रोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रोमन उसे ध्यान से देखता रहता है और जैसे ही क्रिस उस पर अपने वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है, रोमन उसे ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर सारे नाइट्स जो इस लड़ाई को देख रहे होते हैं थोड़े शॉक होते हैं। एक कहता है क्रिस बहुत तेज है, वो सही में अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है। जॉनाथन भी ये देख के चौंक जाता है कि रोमन ने क्रिस की स्ट्राइक ब्लॉक कर दी थी। क्रिस भी वही सोचता है कि रोमन ने उसके अटैक ब्लॉक कर दिया है। तभी रोमन उसे पीछे पुश कर देता है। क्रिस फिर से स्टैंस लेके सोचता है कि मुझे भी अपने हाथों में उसकी ताकत फील हुई और उसका डिफेंसिव स्टैंस भी स्टेबल है। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है? क्रिस रोमन को देखते हुए फिर सोचता है कि मुझे उसका ऐसा करना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर अब इसमें क्या किया जा सकता है। पर अभी के लिए मुझे तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब मैं इसकी अच्छी तरह से धुनाई कर लूँगा। और वो फिर से रोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर रोमन उसका अटैक फिर डॉज कर लेता है। पर इस बार क्रिस तुरंत पलटता है और फिर स्ट्राइक करता है और रोमन उसे बिना किसी परेशानी के ब्लॉक कर देता है। मौका देखकर क्रिस दोबारा अटैक करता है और सोचता है कि यही मौका है, और वो स्वॉर्ड को फिर स्विंग करता है। रोमन नीचे बैठ जाता है और फिर से क्रिस का अटैक बेकार हो जाता है, पर इस बार रोमन भी उस पर एक अपर स्लैश करता है, पर क्रिस पहले ही समझ जाता है और कूदकर पीछे हट जाता है। पर इस अटैक से क्रिस के कुछ बाल कट जाते हैं। क्रिस और कुछ कदम पीछे होता है और सोचता है कि अभी जो अटैक रोमन ने किया वो काफ़ी खतरनाक था। स्टेज से बाहर खड़े रोमन के डैड और कैप्टन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और बाकी लोग भी। उनमें से एक कहता है कि क्या ये कोई मजाक है? उसका अटैक लगभग क्रिस को लगने ही वाला था। क्रिस भी थोड़ा परेशान होता है और रोमन को देखते हुए सोचता है कि क्या ये सच में रोमन की स्किल्स हैं। डिफेंस करने से लेकर डॉज करना और अटैक भी, ये इन सब में से किसी में भी कमज़ोर नहीं लगता। क्या सच में इसने अकेले ही ब्लड फैंग को ख़त्म कर दिया? अगर ऐसा ही चलता है तो मैं हार जाऊंगा। नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा ओपोनेंट डिमित्री का नालायक बेटा है, मैं यहाँ इतने लोगों के सामने नहीं हारूंगा। तभी रोमन कोल्डली कहता है कि वार्म अप के लिए काफ़ी था
और इस बार पहले मैं अटैक करूंगा। और इतना कहते हुए रोमन बहुत तेज़ी से क्रिस के आगे आ जाता है। क्रिस का रिएक्शन टाइम बहुत लेट होता है, पर वो किसी तरह उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और सोचता है इसे हो क्या गया है और ये इतना तेज़ कैसे है। फिर रोमन उस पर अपने अटैक्स की झड़ी लगा देता है। क्रिस बड़ी मुश्किल से अपने आप को डिफेंड कर पा रहा था। क्रिस सोचता है कि ऐसे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, मुझे कोई तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तभी रोमन की सोट क्रिस को लगती है और उसका डिफेंस टूट जाता है। क्रिस सोचता है कि उसे पहले उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। तभी वो देखता है कि रोमन ने अटैक के लिए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठा ली है और सोचता है उसका ये मूव बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे गैप्स हैं जिनमें मैं अटैक कर सकता हूँ। क्रिस अटैक करता है पर रोमन तुरंत साइड में हट जाता है और थोड़ा सा हंसता है और क्रिस ये देखता है और समझ जाता है कि उसने ये सब उसे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। और मैं फंस भी गया, क्या मैं हार जाऊंगा, वो भी रोमन से? तभी क्रिस अपनी सोर्ड में ऑरा भरने लगता है। जोनाथन उसे ये देख के रुकने के लिए कहता है, पर क्रिस 1 स्टार ऑरा यूज़ करता है, जिसे देख के रोमन भी थोड़ा शॉक होता है और उस अटैक से सारे अरीना में धूल फैल जाती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ साफ नहीं दिखता। रोमन के डैड चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि रोमन कहाँ है, पर रोमन उस अटैक से नीचे बैठकर बच जाता है और जब तक क्रिस कुछ समझ पाता, रोमन उस पर लास्ट अटैक करता है, जिसे क्रिस भी अपनी तरफ आता देखता रह जाता है और उस अटैक से दूर जा गिरता है। क्रिस को नीचे गिरा देख सब शॉक्ड रह जाते हैं। रोमन कोल्ड लुक के साथ नीचे गिरे क्रिस को देखता है और यहाँ ये चैप्टर भी एंड होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें क्रिस की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। 2 गार्ड्स खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हमारे नए वाइस नाइट कैप्टन कैसे हैं? दूसरा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, वो कैप्टन के सबसे बेस्ट प्यूपल हैं। पहला गार्ड कहता है कि पर ये तो काफ़ी यंग लगता है। दूसरा जवाब देता है कि अगर ऐसा है भी तब भी याद रखो वो एक 2 स्टार और अ नाइट है। पहला ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है कि क्या इस एज में एक 2 स्टार नाइट? फिर दूसरा बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में ही माना फील कर लिया था। नेक्स्ट पैनल हमें दिखाया जाता है कि और 2 लोग बैठकर क्रिस के अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है कि क्रिस ने बस 3.5 साल में ही 1 स्टार अचीव कर लिया था। दूसरा चौंकता हुआ कहता है कि इतनी जल्दी? फिर पहला बंदा कहता है कि अफवाहें तो ये भी हैं कि उसकी सोर्ड स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। वहीं एक लड़की बैठी होती है, वो उनकी बातों से थोड़ा इम्प्रेस होती है और कहती है कि वैसे उसका नाम क्या है। नेक्स्ट सीन में फोकस किया जाता है जोनाथन और क्रिस की फाइट को, जहां क्रिस काफ़ी थका हुआ लग रहा था और अपने घुटने पर नीचे बैठा होता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। कैप्टन जोनाथन ये देखकर क्रिस से कहते हैं कि क्रिस, आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। क्रिस अपने आप को संभालता है और धीरे धीरे खड़ा होते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, प्लीज़ एक बार और करते हैं। ये देखकर कि क्रिस वापस खड़ा हो गया है, जोनाथन बहुत खुश होता है और सोचता है कि नेचुरल टैलेंट के साथ साथ इसे ये भी पता है कि ट्रेनिंग करना कितना ज़रूरी है। ये लड़का सच में एक जीनियस है। सीन चेंज होता है जहां क्रिस और रोमन की फाइट हो रही होती है और दिखता है कि क्रिस बेहोश होकर नीचे गिर रहा होता है। ये नज़ारा देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक लग रहे थे। रोमन के डैड अपने नाइट कैप्टन जोनाथन से कहते हैं कि अभी अभी क्या हुआ? क्या वाइस नाइट कैप्टन क्रिस डिमिट्री के सबसे होनहार 2 स्टार ओरा नाइट नहीं है? जोनाथन इतना शॉक होता है कि उसका जवाब नहीं दे पाता, पर सोच रहा होता है कि कैसे अभी 1 महीने पहले तक ये किसी बच्चे की तरह जिद करने वाला लड़का था, पर ये स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स किसी ऐसे की नहीं है जिसने 1 या 2 साल ट्रेनिंग की हो। रोमन की स्किल्स ऐसे हैं जैसे उसने सालों तक ट्रेनिंग की हो, पर ऐसी ग्रोथ तो किसी की भी नहीं हो सकती। फिर जोनाथन रोमन के डैड से कहता है कि माय लॉर्ड, आप इस सब से चौंकिएगा नहीं, पर लगता है कि यंग मास्टर रोमन एक स्वॉर्ड्समैनशिप जीनियस है। वहीं स्टेज पर खड़ा रोमन नीचे पड़े क्रिस को देख रहा था और सोचता है कि क्रिस जानता है कि कैसे अपने अपोनेंट पर अग्रेसिव होना है और बैटल के दौरान उसका फोकस भी काफ़ी शार्प था। ये आराम से ब्लड फैंग को अकेले ही हरा सकता था, तो इसीलिए जोनाथन क्रिस पर प्राउड करता है। उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफ़ी स्किल्ड वॉरियर है, पर मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सबसे ख़राब है। कल्ट के अंदर सबसे कमज़ोर वॉरियर्स भी इससे ज़्यादा स्ट्रांग थे। हाँ, मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ जब उसने लास्ट में वो अटैक किया, पर ये पावर थी क्या? नेक्स्ट पैनल में दिखता है रोमन के डैड और बाकी लोग जो अरीवा के बाहर खड़े थे, और तभी रोमन के डैड हंसना शुरू कर देते हैं। अपने लॉर्ड को हंसते देख कैप्टन जोनाथन और बाकी लोग थोड़ा हैरान होते हैं। फिर रोमन के डैड कहते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि मेरा बेटा एक स्वॉर्ड्समैनशिप जीनियस है। वो जोनाथन से कहते हैं कि क्या जो तुमने कहा वो सब सच है? जोनाथन जवाब देता है कि बस यही एक्सप्लेन कर सकता है यंग मास्टर की इतनी जल्दी ग्रोथ को, और शायद मैं इतना काबिल नहीं था कि जो इनके पोटेंशियल को अब तक नहीं पहचान पाया। रोमन के डैड ये सब सुनकर काफ़ी
खुश होते हैं और रोमन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ खुद से हासिल कर लिया है। मुझे इसके लिए तुम्हें कुछ इसके जैसे ही अवार्ड देना होगा। तुम मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। रोमन कहता है कि आपने कहा था कि मुझे 6 महीने के बाद बैटलफील्ड के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि लॉरेंसिस के साथ एंगेजमेंट टूट गई है। रोमन के डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ये मांग रहे हो कि मैं इस बारे में कुछ करूं ताकि तुम्हें ना जाने पड़े। रोमन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस अपने लिए लोग खुद चुनने दें और उनसे जुड़े फैसले लेने का भी। रोमन के डैड रोमन की बात सुनकर थोड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हम तुम्हारी एंगेजमेंट की बात हो दोबारा से, पर रोमन उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि डैड मुझे जाना ही है। रोमन के डैड रोमन की बात सुनकर थोड़ा शॉक होते हैं पर फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये राइट देता हूँ कि तुम अपने लिए लोग खुद चुन सको और उनसे जुड़े फैसले लेने का भी। और एक आखिरी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम ऐसे काम करते रहोगे तब तक मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करूँ। ये बात सुनकर रोमन बेहोश पड़े क्रिस को देखता है और कहता है अच्छा। सीन चेंज होता है। क्रिस अब होश में आ गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यंग मास्टर रोमन को ऑरा के बारे में सिखाऊं? शायद पिटने के बाद अब इसमें थोड़ी तमीज़ आ गई है। कैप्टन जॉनथन कहता है कि ये लॉर्ड के ऑर्डर हैं, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा। पर तभी क्रिस कहता है कि कैप्टन नहीं, मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि ये अब कुछ ज़्यादा हो रहा है? तुम सबको बता दूं कि क्रिस का कैप्टन के साथ साथ उसका मास्टर भी है। तो फॉर्मली क्रिस उसे कैप्टन कहकर बुलाता है पर इनफॉर्मल वे में मास्टर कहता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिस कहता है कि ज़रा मेरी तरफ देखिए कि मैं किस हालत में हूँ। उस नालायक ने, असल में वो रोमन को नालायक कहने वाला होता है। क्रिस फिर आगे कहता है कि ऑरा यूज़ करने के बाद भी मैं उनसे हार गया और अभी तक बेहोश था। इतनी बेइज्जती काफ़ी थी मेरे मरने के लिए और अब आप ये भी चाहते हैं कि उसे ऑरा के बारे में भी सिखाऊं? अगर अब मेरा सर भी काट दिया जाए ऑर्डर्स ना मानने के लिए तब भी मैं। जॉनथन उसकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है कि क्रिस अब मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। क्रिस कहता है क्या, और सोचता है ये डायलॉग कहीं सुनेला लगता है। जॉनथन अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि तुम उन्हें सिखाते हुए ये पता लगाओ कि यंग मास्टर इतनी जल्दी कैसे बदल गए, और अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखा दूंगा जिसे मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाया। क्रिस पहले तो थोड़ा चौंकता है बट फिर एक्साइटेडली चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है क्या आप सच कह रहे हैं? और जॉनथन उसे हाँ कह देता है। फिर क्रिस मन में सोचता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये मुझे 3 स्टार ऑरा नाइट बनने की टेक्निक बता देंगे। फिर क्रिस कहता है ठीक है, पर आप अपनी कही बात भूलना मत। सीन चेंज होता है रोमन के रूम में जहां वो कपड़े बदल रहा होता है। तभी पीछे से उसका नौकर हांस कहता है यंग मास्टर, मैंने सुना है कि आज आपने अपनी ड्यूल में काफ़ी अच्छा किया और सारे कैसल में ये बातें फैलना शुरू हो गई हैं कि वाइस नाइट कैप्टन 2 स्टार ऑरा नाइट थे, फिर भी किसी तरह आपने उन्हें हराने में कामयाब हुए। हांस की बात सुनते हुए रोमन अपने कपड़े पहन चुका होता है और फिर कुछ सोचने के बाद कहता है कि 2 स्टार ऑरा? हांस, क्या तुम्हें पता है कि ये ऑरा क्या होता है? हांस जवाब देता है कि मुझे भी सही से नहीं पता, पर क्या ये वो पावर नहीं जिसे हम माना यूज करके बाहर लाते हैं? रोमन हांस की बात सुनकर कहता है कि माना, तो यहाँ इसे माना कहा जाता है, पर जो पावर क्रिस ने मुझे दिखाई थी वो पक्का ची का आउटबर्स्ट ही था। पर जैसे ची को हम मुरीम में यूज करते थे ये उससे अलग था और इसे इस दुनिया में ऑरा कहा जाता है, पर यह मेथड बेकार है। फिर रोमन आगे सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग ची को ऐसे यूज क्यों करते हैं, इसीलिए मुझे ये पावर कैसे यूज करते हैं वो सीखना होगा और कल ट्रेनिंग के समय मैं खुद देखूंगा कि ये पावर है क्या। फिर हमें क्रिस भी दिखाया जाता है जो अपने फेस पर रोमन की दी गई किस की वजह से थोड़ा परेशान होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। एंड दोस्तों, ये था इस मनवा का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।